नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोजखंड अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दीर्घकालीन औसत लागत की विवेचना करना। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र वास्तव में अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के योग से बनता है। जब कोई फर्म अपना उत्पादन बढ़ाती जाती तो उसके परिणाम स्वरूप प्लांट्स भी चेंज करती चली जाती है। जब प्लांट्स चेंज करती है तो जब हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट, दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट, तीसरे प्लांट से चौथे प्लांट पे जाते हैं तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी परिवर्तित होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का आधार अल्पकालीन औसत लागत वक्र ही होते हैं। जब प्रारंभ हम उत्पादन का करते हैं तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए भाग को दीर्घकालीन औसत लागत वक्र टच करते हैं। जब हम उत्पादन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, उत्पादन का स्तर को और आगे बढ़ाते हैं तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र और गिरता है, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन औसत लागत भी उसके गिरते हुए पार्ट को जाती है। जब हम उत्पादन के स्तर को इतना बढ़ाते हैं कि जहां पर अल्पकालीन औसत लागत वक्र न्यूनतम पर आ जाती है तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी न्यूनतम बिंदु पर आ जाती है। वहीं जब उत्पादन की प्रक्रिया और आगे बढ़ाई जाती है तो अब अल्पकालीन औसत लागत वक्र ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, SAC ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। यू आकार के तो रहते हैं लेकिन मिनिमम लेवल से थोड़ा सा हट के ऊंचाई पर हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब दीर्घकालीन लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र के बढ़ते हुए भाग या चढ़ते हुए भाग या ऊपरी भाग को टच करता है। जब हम उत्पादन की इकाइयों को और बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास अल्पकालीन औसत लागत बढ़ती है, जिसके कारण दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी बढ़ती है। इस प्रकार एक हमें दीर्घकालीन औसत लागत वक्र मिलती है विद द हेल्प ऑफ अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के। इन वक्रों को जोड़ने पे हमें जो भी वक्र प्राप्त होता है उसे हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहते हैं। संक्षेप में अगर हम बात करें तो वास्तव में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कोई नहीं है, बल्कि अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के योग द्वारा जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहते हैं। जिस प्रकार अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार यू आकार होता है, उसी प्रकार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का आकार भी यू आकार का होगा। जिस प्रकार अल्पकालीन औसत लागत वक्र पहले घटते हैं, फिर स्थिर होते हैं, फिर बढ़ने लगते हैं, उसी प्रकार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पहले घटते हुए भाग में उत्पादन होता है, फिर मिनिमम पर और फिर बढ़ते हुए पर। यदि हम इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि दीर्घकालीन लागत वक्रों के मध्य अल्पकालीन लागत वक्र का पहले गिरते हुए भाग, फिर मिनिमम भाग, फिर ऊपर उठ चढ़ता हुआ भाग मिलता है। अतः ऐसा लगता है जैसे दीर्घकालीन लागत वक्र के अंदर सारे अल्पकालीन लागत वक्र समाहित हैं, इसलिए इसको लिफाफा वक्र की भी संज्ञा दी जाती है। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। अब हम दीर्घकालीन औसत लागत फलन की विवेचना करेंगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फलन, जिसे हम लिफाफा वक्र भी कहते हैं, वास्तव में फर्म के अल्पकालीन औसत वक्रों का योग होता है। यदि फर्म के कई अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का हम योग कर दें तो हमें दीर्घकालीन औसत लागत वक्र प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि औसत लागत वक्र जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जाते हैं प्रारंभ में कम होते चले जाते हैं, अतः औसत लागत वक्र के गिरते हुए भाग को टच करेगा लॉन्ग रन एसी कर्व, पुनः और गिरते हुए भाग को कम कट को टच करेगा, इसके बाद ये न्यूनतम पार्ट को टच करेगा और उसके बाद जब उत्पादन हम और बढ़ाते हैं तो शॉर्ट रन औसत लागत वक्र बढ़ने लगेगा। परिणाम स्वरूप ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को बढ़ते हुए भाग को टच करता है। अतः प्लांट समय समय पर, टाइम टू टाइम पर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जाते वैसे वैसे एक
अल्पकालीन औसत लागत वक्र, 2 अल्पकालीन औसत लागत वक्र, इस प्रकार कई अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के योग को हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहते हैं। आइए हम रेखा चित्र से इसे स्पष्ट करते हैं। यहां पर हमने आधार अक्ष पर उत्पादन की इकाइयों को रखा है, लंब अक्ष पर लागत को रखा है। ये हमारे पास वास्तव में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। हम ये देखते हैं कि जब अल्पकालीन औसत लागत वक्र SAC1 यानी जब हम उत्पादन OQ1 इकाइयों का करते हैं तो यहां पर शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के डिक्लाइन पार्ट को ही टच करती है। अतः हम जब उत्पादन की इकाइयों को और बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम ये SAC2 पर आते हैं। मान लीजिए हमारे पास उत्पादन का फलन, हम दूसरे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पर आते हैं तो यहां पर हमारे पास पॉइंट B पॉइंट पर हम आ जाते हैं। यहां पर अर्थात जब उत्पादन की इकाइयां बढ़ाकर OQ2 करते हैं तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए भाग को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टच करता है। इसी प्रकार जब हम उत्पादन बढ़ा करके SAC3 जब हम उत्पादन बढ़ा करके OQ3 कर देते हैं तो हम अल्पकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए भाग को टच करते हैं। ठीक है, जो दीर्घकालीन लागत फलन के गिरते हुए भाग को स्पर्श करता है। जब हम और अधिक उत्पादन बढ़ाते हैं, उत्पादन बढ़ा के OQ4 करते हैं तो हम अल्पकालीन औसत लागत वक्र के बढ़ते हुए भाग को देख रहे हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र टच करता है। और जब हम और अधिक उत्पादन बढ़ाते हैं तो SAC5 पर हम आ जाते हैं। इसका यह तात्पर्य यह है कि उत्पादन जब हम OQ5 यूनिट लेना चाहते हैं तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र के बढ़ते हुए भाग को दीर्घकालीन औसत लागत वक्र टच करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पकालीन लागत वक्र SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, SAC5 इनको जोड़ने पर जो हमें वक्र प्राप्त होता है उसे हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहते हैं। इसको लिफाफा वक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को अपने आप में समेटे हुए है।